चंदन सर होस्ट पॉलिटिकल साइंस। यस सर। यस सर। चलो, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप लोग क्या जानते हो, होता क्या है पॉलिटिकल साइंस? राजनीति शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। चंदन सर। हाँ सर। अभी पहले फोकस कंपटीशन जोन नाम था हमारी क्लासेस का, अभी फोकस क्लासेस कर दिया मैंने। जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना फोकस क्लासेस के नाम से हुआ है, फोकस कंपटीशन जोन के नाम से नहीं हुआ है। ओके सर, ठीक है। ईच एंड एवरीवन, देखो पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस, जैसे किसी ने बताया राजनीति विज्ञान, मतलब राजनीति कैसी करनी, राजनीति कैसी रहनी चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, उसमें होना क्या चाहिए, उसमें डेमोक्रेसी होना चाहिए कि ऑटोक्रेसी होना चाहिए, क्या मोनोक्रेसी होना चाहिए, क्या अनार्की होना चाहिए, किस हिसाब से स्टेट को यूनियन को डील करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक हर देश का अपना अलग अलग लॉ रहता है, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं। वो लॉ और रूल्स रेगुलेशन किस बारे में होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जहां बनता है वहीं पे हम लॉ और रूल्स बनाते हैं। देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत रहती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो बात करते हैं, तो पेन और पेपर रेडी है आप लोग का? चलिए। हाँ सर। पॉलिटिकल साइंस नोट्स। तो पहला बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम बात करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देश को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉ ऑफ बुक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक किताब है, लॉ ऑफ बुक, एक कानूनी किताब है जिसके वजह से हमारा देश चलता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आता क्या है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड या मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, बनाया, या ड्राफ्ट, या उसका जैसे हम बोलते हैं मसौदा तैयार किया है, तो उसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ऐसा तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बन गया, ऐसा तो था नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली की जरूरत थी, तो जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और इस असेंबली के द्वारा हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमने किसके हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके हेल्प से बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ होता है, लॉ हमने तैयार किया है, ठीक है। देखते हैं लॉ के बारे में क्या होता है। सर बेनेगल नरसिंह राव, जिसने हम बोलते हैं BN राव। क्या बोलते हैं? BN राव। BN राव थे कौन? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे इन 1946। कब? 1946। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एडवाइजर मतलब एडवाइज कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग क्या होती है, उसमें कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो एडवाइस करने की बात थी, ये किसके हाथ में था? बेनेगल नरसिंह राव। लेकिन इनका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बेनेगल राव। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया? अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया, तो आइडिया दिया था MN रॉय ने। किसने दिया था? MN रॉय। MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था। और एडवाइजर कौन थे?
देखो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला बात जो मैं करता हूँ एमएन रॉय की, किसकी? एमएन रॉय ने क्या किया था? आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? एमएन रॉय ने। तो एमएन रॉय ने 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934। ठीक है, तो एमएन रॉय ने उसका आइडिया दिया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। किसने बोला था? एमएन रॉय ने। अच्छा ठीक है, तो ये दो चीज मैंने जान ली, बीएन रॉय जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ये बंदा था। ठीक है, अब बात करते हैं इससे पहले कि कुछ और बात करें तो हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। क्या बात करेंगे? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। किसी को कुछ पता है कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में? नहीं सर। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आया था इसका मेन एम था कि पूरी तरीके से स्वराज्य स्थापित करना। स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज्य स्थापित करना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 को आया। कब आया कैबिनेट मिशन प्लान? 1946। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ये सबसे पहले दिल्ली में आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान होता क्या था? तो देखो कैबिनेट मिशन प्लान उस समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मतलब एक टीम भेजी थी, उस टीम को ही हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। उसमें जो 3 लोग थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऐसे 3 लोग थे जो ये प्लान 24 मार्च 1946 में दिल्ली में आया। और ये कैबिनेट मिशन जो लाया गया 16 मई 1946 को, इसके पर्पज डिस्क्लोज हुए। इसके पर्पज डिस्क्लोज कब हुए? 16 मई 1946। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? 16 में। यस, आज ही के दिन इसके पर्पज सामने आए। इसका पर्पज क्या था? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य था कि मतलब दूसरा पर्पज जो इसका था, दूसरा मेन पर्पज था कि जो इंडिया के कुछ स्टेट को बाइफरगेट करना, मतलब डिवाइड करना। इंडिया के कुछ स्टेट को क्या करना? बाइफरकेट करना। और जो इंडिया के पीपल है वो इनडायरेक्टली इनके मेंबर को क्या करे? इनके मेंबर को नॉमिनेट करे। क्या करे? नॉमिनेट करे। ये सब इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कैबिनेट मिशन जो आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए आया। किसके लिए आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपने देश का संविधान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या कीजिए? अपने देश का संविधान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यही था मेन कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बनाया? Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब क्वेश्चन पूछा जाता है जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो एटली, क्या नाम था उनका? एटली। क्या नाम था? Atlee. एटली। एटली। यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? एटली। कौन थे? एटली। Atlee. और एटली ने ही भेजा था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। क्या बनाइए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था उस समय कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था। याद रखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, जो मैं यहाँ पे नोट्स में नहीं बताया। इट्स अ ब्रीफ नोट्स बट यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि उस समय इंडिया के गवर्नर कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान आया उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे बताओ? किसी को पता है? लॉर्ड कैनिंग थे क्या? नहीं यार। नहीं। कोई बताएगा? Correct. एनीवन? देखो पहली बात तो ये आपको पता है क्या गवर्नर जनरल होता क्या था? देखो एक सिंपल सी बात, जब देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो उस समय इंडिया में जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन करते थे वो होते कौन थे? जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब कोई नहीं था तो उस समय इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन करते कौन थे? तो गवर्नर जनरल्स करते थे। कौन करते थे? गवर्नर जनरल। हाँ, गवर्नर जनरल्स करते थे। और उस समय जो देश में हमारे गवर्नर जनरल्स थे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको पता भी होगा, सभी को पता होता है कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो बताओ कौन थे? नहीं पता है? चलो बेंटिक, नहीं, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिंक तो पहले थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक थे। मैं बात कर रहा हूँ इन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ इन 1947 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन का नाम सुना है ना? और Yes, फर्स्ट sir. इंडियन गवर्नर जनरल हुए सी राजगोपालचारी। कौन हुआ? सी राजगोपालचारी। एनीवे वो बात में मैं पॉइंट बताऊंगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। 6 दिसंबर 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, और कैबिनेट मिशन प्लान देखो आया 24 मार्च को आया। कब आया था? 24 मार्च को। और उसके पर्पस 16 में, मतलब आज ही के दिन उसके पर्पस पता चले थे हमें। और 6 दिसंबर को फाइनली हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली। तो मतलब हमने नेक काम में देरी नहीं की। देखो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली। कौन था?
एटली ने क्या बोला कि आप लोग इस प्लान को देखो, ये क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने 16 मई को अपना पर्पज बताया। तो उस पर्पज में ये था कि जो ये आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो और उससे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हो। तो 6 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या किया, फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन मतलब उद्घाटन किया। तो जाहिर सी बात है सब मिठाई वगैरह खाए होंगे, नारियल वगैरह फोड़े होंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट आता है 9 दिसंबर 1946, यानी ये डेट है 1946 फॉर्मेशन डेट। और उसके 3 दिन बाद मतलब 3 days, आफ्टर 3 days 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड 9 December 9 December 1946. 1946. 9 दिसंबर 1946। ये नाम आता है एमएन रॉय 1934। इसने एक आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और बीएन रॉय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। क्या थे? Legal advisor. लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर की क्या बोला था मैंने? एडवाइजर बोला था ना। एडवाइजर कौन थे? BN राव। PM Rao. बीएन रॉय। और एमएन रॉय क्या किए थे? आइडिया दिया। Idea दिया दिया था. था। आइडिया दिया। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 24 मार्च 1946। उसके पर्पस डिस्क्लोज कब हुए? 16 May 1946. और फॉर्मेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? December 1946. और 3 दिन बाद क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग। आप इसे फर्स्ट मीटिंग को फर्स्ट सीटिंग भी बोल सकते हो। 9 दिसंबर 1946। अब समझ में आ रहा है ये क्या चीज हो रहा है? Yes, sir. क्या चीज हो रहा है? देखो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमें समझ में आना चाहिए कहाँ से कौन सी बातें हुई। समझ में आया? Yes. ओ, अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली है तो उसमें कोई प्रेसिडेंट भी होना चाहिए ना, चेयरमैन भी होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ चेयरमैन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। देखो क्या हुआ था ना, हमने असेंबली तो बना दी थी, उसकी पहली मीटिंग थी। तो हम लोग बोले यार सभी को काम तो करना है, लेकिन काम कौन करेगा, करना कौन है, और सब पे कंट्रोल किसका रहेगा, सबको मैनेज कौन करेगा, सबके लिए टाइम प्रॉपर कौन डिसाइड करेगा, किसको क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा। तो सब बोले कि यार हाँ उसके लिए तो एक चेयरमैन होना जरूरी है। तो जब बात बोला गया चेयरमैन कौन बनेगा, कौन बनेगा, सब बोले यार जवाहरलाल नेहरू को बना दो। बोले नहीं यार मुझे नहीं बनना है, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। तो सब बोले यार किसको बना दे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले मुझे कहाँ टाइम है, मुझे तो टाइम ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बोले ही होंगे ना, बोले होंगे कि नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बोला गया कि आप बन जाइए, नहीं यार मेरा मन नहीं है। तमाम चीज की बातें की गई हो, लेकिन सब बोले एक काम करो, जाने दो, अगर कोई नहीं बन रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाए, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन थे। क्या थे? Senior citizen थे. मतलब भाई ये सबसे मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे, इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? प्रेसिडेंट। लेकिन टेम्पररी मतलब जब तक काम नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो डे 1 से ही जब सरकारी विभाग शुरू हुआ इंडिया का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो वो 6 दिसंबर को फॉर्मेशन हुआ और 3 दिन बाद काम स्टार्ट हुआ। 3 दिन बाद मतलब देखो कितना ढीला काम होता है। स्टार्टिंग से ही इंडिया के गवर्नमेंट का काम ढीला होता है। अब देखिए इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन 4th पॉइंट में इंपॉर्टेंट 11 दिसंबर 1946 को असेंबली अपॉइंटेड राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। And he was later become president of India. Later he was become first president of India. ये समझ में आया? और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये अध्यक्ष हो गए, अब इन्हें परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। 2 दिन बाद परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। आई बात समझ में? हेलो Yes, sir. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एमएन रॉय ने क्या किया था? आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली का इन विच ईयर? 1934। और एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट BN Rao। BN राव। इन विच ईयर? 1946। वेरी गुड। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कौन से ईयर में आया? 1946। 24 मार्च। 1946. लेकिन उसके पर्पस डिस्क्लोज कब हुए? 16th उस 1946. समय यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली। कौन था? एटली था उस समय। फॉर्मेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 6 दिसंबर 1946। देखो डेट वाइज पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? डेट वाइज। हाँ Yes, सर। sir. 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सीटिंग बोल सकते हो। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेम्पररी चेयरमैन कब बने थे? कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बने थे? क्योंकि वो सीनियर सिटीजन थे। वेरी गुड। क्योंकि वो सबसे सीनियर थे या सीनियर सिटीजन आप बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो सबसे सीनियर होने के कारण उन्हें क्या बना दिया गया? टेम्पररी प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। वेरी गुड। और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बने। किसके बने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया के प्रेसिडेंट अभी थोड़ी ना बनेंगे, जब देश आजाद होगा तब बनेंगे ना। अभी तो 1947 में देश आजाद होना है ना। अभी तो 1946 की बातें हो रही है। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो अब बात करते हैं कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया प्रेसिडेंट होते हैं कि नहीं, लेकिन 5वां पॉइंट जो सबसे पहले दिमाग में आया, क्या आया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। लेटर इट बिकम प्रीएम्बल, जिसे हमने बाद में क्या बोला? प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात किसने की? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात किसने की? जवाहरलाल नेहरू। किसने बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की? जवाहरलाल नेहरू। और लेटर इट बिकम, बाद में ये क्या बिकम हुआ? प्रीएम्बल। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? हर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हमारे पास जब किसी चीज का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वो हम काम करेंगे। अच्छा, आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो? आपका कुछ ऑब्जेक्ट है ना? हाँ सर। कि ऐसे कोई बोला करो स्टडी, ऐसे तो नहीं होता है ना। ऐसे तो होता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया?
National flag. National flag. उसका रेशियो क्या है लेंथ एंड हाइट का? लेंथ एंड हाइट मतलब विथ 3:2. 3:2। ये याद रखना। हमने फ्लैग कब एडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। तो अब इसमें देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। जो उसमें एक अशोक चक्र रहता है उसमें कितने स्पोक्स रहते हैं? 24. 24. 24 अरवे रहते हैं। देखिए ये 24 जो रहता है ये 24 आवर्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? Hours. 24 आवर्स को डिनोट करता है। मतलब ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड विद B.R. अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था, तो उसमें भी एक चेयरमैन बना लिया गया B.R. अम्बेडकर को। किसको बना लिया गया? B.R. Ambedkar. Ambedkar. B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बना लिया। फिर 26 नवंबर 1949 ये डेट आती है। 26 नवंबर 1949 the Constitution of India was passed and adopted by Assembly। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। कब एडॉप्ट किया गया? 26 November 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय असेंबली। कौन अडॉप्ट किया? असेंबली ने। Assembly. असेंबली ने पास्ड एंड अडॉप्ट किया। ठीक है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 January 26 January 1950. फोर्स में आना मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो काम करना स्टार्ट किए हैं, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो काम करना स्टार्ट किए 1950 से। 1949 में तो उन्होंने बना के रखा था। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? Constitution Day. Constitution Day. ये तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। क्या हुआ? Came into force. फोर्स में आया। ठीक है। वेट फॉर 5 मिनट्स ईच एंड एवरीवन। Okay, sir. कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को बोला है, 26 जनवरी को बोला है। 26 Jan. चल ना November ना. Constitution Day 26 Jan 1950. नहीं, डे कॉन्स्टिट्यूशन डे। Constitution Day 26 November.
स्टार्ट करें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? सर 26 26 नवंबर। नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया। क्या लाया? कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया। फोर्स में लाया। अच्छा, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे कोई क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में पुटअप कर दिया, जैसे कि भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, इन सबका ऐसे नाम दिया है, तो हम वहाँ पे राइट क्या करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा पहले, अस्थाई, टेम्पररी आएगा, और उसने परमानेंट ऐसा 2 वर्ड करके। उस क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं, तो सच्चिदानंद, और क्या? उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ही आएगा। हाँ, और क्या करोगे? ओके ठीक है। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, हमने 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, फिर भी हमने 26 जनवरी का वेट क्यों किया? तो जानते हो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यही बात चल रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम किस दिन से करना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए हमने तिरंगा फहराया था। 1930 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंट डे मनाया था पूर्ण स्वराज्य मान के। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। समझ में आया? चलो, अब प्रोसेस, हमारे संविधान को बनाने में कितने दिन गए? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना गया? 2 साल 11 महीना 18 दिन। हाँ, और इसके लिए खर्चा आया 6.4 मिलियन, मतलब 64 लाख। कितना आया? 64 लाख। 64 लाख। सोचो उस समय 64 लाख का एक्सपेंस आया था। कितना? 64 लाख। उस समय कितना होगा? उस समय कितना होगा? 64 लाख। बहुत ज्यादा होगा ना? हाँ सर। सोच के देखो। चलो आगे देखते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला होम मिनिस्टर तो पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का विस्मारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिया का विस्मारक। इंडिया का विस्मारक इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने हर जगह को जोड़ने का काम किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो आज जम्मू कश्मीर अलग होता, हैदराबाद अलग होता, बंगाल अलग होता और गुजरात अलग होता। तो गुजरात, हैदराबाद, ये सब प्रांत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का विस्मारक बोला जाता है। तो इंडिया का विस्मारक किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। जॉन मेथाई पहले रेल मिनिस्टर थे इंडिया के। इंडिया के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मेथाई पहले रेल मिनिस्टर। अभी के रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल।
अभी के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अभी का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? कोई नहीं है। कोई नहीं है, वेरी गुड। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जॉन मेथाई और एजुकेशन मिनिस्टर बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, एसएससी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, ऐसा पूछा गया था, फर्स्ट जेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट जेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है? सर रक्षा मंत्री पता, कोई पंजाबी थे। नहीं। पहली बात, जेल मिनिस्टर होता क्या है? तो जेल मिनिस्टर नहीं होता, इट्स अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो पहले लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो उस लड़के ने जवाब दिया, सर इट्स नॉट जेल मिनिस्टर, इट्स अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर विच वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। जीवी मालवणकर जो थे वो पहले लोकसभा स्पीकर थे। कौन थे? पहले लोकसभा स्पीकर। लेकिन अभी लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। ठीक है, ओम बिरला राजस्थान से बिलोंग करते हैं। एक बार ये सारे पॉइंट देख लेते हैं, एक बार फिर से फ्रेश इसको रिफ्रेश कर लेते हैं सारे पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एम एन रॉय के मन में आइडिया कब आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए? 1934। बी एन राव को एडवाइजर कब बनाया गया? 1946। कब बनाया गया? 1946 में बी एन राव को एडवाइजर बनाया गया। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 24 मार्च 1946। कब आया? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। वेरी गुड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था, उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली। कौन थे? एटली थे। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में 1946 में, उसके पर्पस डिस्क्लोज कब हुए? 16 मई 1946। 16 में 1946। उसका मेन पर्पस क्या था? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मेशन हुआ इंडिया में? 6 दिसंबर 1946। पहली सीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। उसमें पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन चुना गया? सच्चिदानंद आनंद सिन्हा। क्यों?
क्योंकि वो Senior सीनियर citizen सिटीजन थे। कि वो सीनियर पर्सन थे या सीनियर सिटीजन थे, ठीक है। दूसरा चीज 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद प्रेसिडेंट किया। ऑफ ऑफ इंडिया बने। तो पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेटर ही वाज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? Objective Resolution जवाहरलाल नेहरू सॉल्यूशन ने बाय प्रेजेंट जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। which later जवाहरलाल became नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया और अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या बना? Preamble of the Preamble. Constitution। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, प्रियम्बल के बारे में एक चीज पूछा जाता है कि प्रियम्बल की शुरुआत किस वर्ड से होती? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, या वी आर द इंडियन ऑफ इंडिया? We are the people We are the of People of India। India। वेरी गुड। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन नहीं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। सभी को समझा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes यस सर। Yes sir। ठीक है। तो अच्छा, हमारा फ्लैग कमिटी कब बना? 22nd July 1947। 22 July 1947। 22nd July जुलाई 1947। और इसका रेशो क्या है? 3:2। इसमें स्पोक्स कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन था? बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार कब हुई? 26 नवंबर 1949। इसको बनने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months and 18 days। 2 years 11 months 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना लगा? 2 years 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 years 11 months 18 days। And how much expense? 64 lakhs। 64 lakhs। Yeah, 6.4 billion। और ये अडॉप्ट कब किया गया? 26 जन 1950। 1950। क्यों? 26 जनवरी 1930 में Independence Day मनाया गया था। बनाया था। वेरी गुड। चलो, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू पंडित जी। पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद। पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मिथाइल। अच्छा, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गूगल सर्च मत मारो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताओ, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? हाँ सर। यस सर। एक एक चीज याद हो रहा है आप लोग को? यस सर। और भारत का विस्मारक किसे बोलते हैं? इंडिया का विस्मारक किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों बोला जाता है? उसने क्योंकि उन्होंने बहुत ज्वाइन सारे किया था। स्टेट को ज्वाइन किया था। हाँ, उन्होंने स्टेट को इंडिया से ज्वाइन किया, जो इंडिया से पाकिस्तान में जाने वाले थे, लेकिन जाने नहीं दिया।
तो उन्होंने शायद गाना गाया होगा, जो तुम छोड़ के यूं मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे। चलो, एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद गणेश वासुदेव मालवणकर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सर यस, गणेश वासुदेव मालवणकर। हाँ, सर एक्चुअली एक डाउट है, एक है, अच्छा ठीक है, बोलो। विश्व मारक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ही बोलते हैं। बिस्मार्क बोलते हैं ना सर? हाँ, बिस्मार्क, सॉरी, बिस्मार्क। बिस्मार्क मतलब एक जैसे टैगलाइन होता है ना, सॉरी सर, बिस्मार्क टैगलाइन एक देते हैं जर्मनी ना, का जैसे आदमी था। जैसे एक टैगलाइन देते हैं, जैसे इंडिया का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? एक शेक्सपियर एक फॉरेनर था, उसने कुछ अच्छा काम किया था, तो वैसे इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है। ये इसे क्या बोलते हैं, बताओ किसे बोला जाता है? कालिदास। यस, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को बोला जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और ये, तो मतलब जो बाहर कंट्री का, जो जैसे देखो ना, डोनाल्ड ट्रम्प की मतलब इक्विवेलेंट किसके थे? मोदी के। किसके थे? मोदी के। तो ऐसे ही मतलब टैग दिया जाता है, भाई ये तो ऐसा काम करता है, ठीक है। तो बिस्मार्क एक्चुअली में, बिस्मार्क एक जर्मनी का था, ठीक है। तो वो उनके ऊपर इनको टैगलाइन दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो भी मतलब, वो भी क्या थे, ज्यादा करके वो लोगों को ज्वाइन रखते थे, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन होने का काम करते थे। इसीलिए जर्मनी के बिस्मार्क की पदवी इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। तो इसी हिसाब से इन्हें क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का बिस्मार्क, ठीक है। तो जैसे टैगलाइन दिया जाता है, पदवी दी जाती है, तो उस हिसाब से, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो इन्होंने जनगण मन गाया था। तो इन्होंने जनगण मन गाया था दिल्ली दरबार के आयोजन में। एलिजाबेथ आई थी उस समय, महारानी विक्टोरिया, और जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हें काफी अच्छा लगा, तो इन्होंने इनको नाइटहुड की टाइटल दिया, जिसमें इन्हें सर बोला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला गया? सर सर बोला गया। लेकिन जैसे ही जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो उन्होंने अपनी ये जो टैगलाइन थी ना, हटा दी, बोली कि मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे टैगलाइन की, जिसकी वजह से मेरे देशवासी मारे गए। समझे? तो यस सर। तो ये जो रहता है, टाइटल रहता है, और इसी हिसाब से लोग जाने जाते हैं। समझ में आया? तो उसके हिसाब से कौन काम कर रहा है, आपके यहाँ कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बिस्मार्क थे, पहले चांसलर थे, कहाँ के? जर्मन के। तो जर्मन के पहले चांसलर थे। तो इन्होंने ना अपनी नीति से, मतलब फ्रांस को ना अपने साथ मिला लिया था। किसको? फ्रांस को। और फ्रांस को जैसे इन्होंने अपने साथ मिलाया ना, वैसे ही फ्रांस और जर्मनी ना पावरफुल बन गए थे यूरोप में। तो इन्होंने क्या काम किया था बताओ ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ने का ही काम किया था ना। यस सर। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क मतलब एक टैगलाइन दी जाती है लोगों को, जो अलग अलग नेता जो काम करते हैं, लीडर जो बाहर देशों में काम करते, सेम है जैसा इंडिया में भी किसी बंदे ने काम किया, तो उसको वो पदवी दे दी गई है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है?
तो समुद्रगुप्त को बुलाया। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त बिना फाइट लड़े बहुत सारे राज्य अपने साथ मिला लेता था। क्यों? समुद्रगुप्त वहां जाता था, खड़ा हो जाता था, बस भाई सब राज्य उसके हाथ में आ जाते थे। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। चलो, अभी कालिदास भी ऐसे थे कि शेक्सपियर की तरह की, जैसे उनकी बातों ने बहुत लोग समझ में आया? अभी के लिए इतना ही जान जाओ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एक अपर हाउस रहता है, एक लोअर हाउस रहता है, एक परमानेंट हाउस रहता है, टेम्पररी हाउस रहता है। मतलब लोकसभा को आप भंग कर सकते हो, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है? लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन लोकसभा के मेंबर नहीं रिटायर्ड होते। लोकसभा का पूरा कार्यकाल चेंज करना पड़ता है। लोकसभा के बारे में ये बात जान लो कि लोकसभा में ये जो हमारे देश में अभी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। जो 2014 में इलेक्शन हुए थे वो 16वीं लोकसभा थी और ये 17वीं लोकसभा है। ठीक है? चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट्स अबाउट, हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स की बात में पहला आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देश का सबसे बड़ा, और इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान देश का है, क्योंकि भाई इसे टाइम भी लग गए ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने टाइम लगे? 2 साल 11 महीने 18 तो बताओ, इतने टाइम लगे तो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ये रिटन लंबा है क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स थे पहले, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। स्टार्टिंग में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल्स हुए, 22 पार्ट्स हुए और 8 शेड्यूल हुए। शेड्यूल कितने हुए? 8। समझ में आया? चलो, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे बोला जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे लंबा संविधान है वर्ल्ड का, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल होते हैं। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन rigid and flexible because the procedure of amendment is neither easy nor difficult. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है?
हम बोलते हैं बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस, अमेंडमेंट मींस व्हाट? चेंजेस। चेंजेस ना तो इजी है ना तो डिफिकल्ट है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार जो कानून लागू हो जाते हैं उसे कोई हटा नहीं सकता। हटा सकता है क्या? नहीं सर। अब देखो किसान कितना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो कानून लग चुका है वो हट सकता है क्या? नो सर। कानून पास हो गया ना तो उसे हटा नहीं सकते। हाँ, उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसीलिए हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन कानून वापिस नहीं कर सकते। समझ में आया? पॉइंट 8, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर बोरो। हमने हमारे संविधान में कौन सी चीज कहां से ली है, जानना है ना? हाँ सर। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेट में गवर्नर। हाँ, ऑफिस ऑफ गवर्नर। दूसरा जुडिशरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुडिशरी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन हमने 1935 से भी लिया है और एक जगह और से लिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हमने दो जगह से लिया है, एक जर्मनी से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहाँ से लिया है? जर्मनी और गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, हमने 1935 से क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्या क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन। तो आप बोलो 1935 में, बोलो सभी लोग बोलो 1935 बोलो 1935 में 1935 में गवर्नर ने जुडिशियरी का सहारा लेके जुडिशरी का सहारा लेके इमरजेंसी में पब्लिक को सर्विस दिया। पब्लिक को सर्विस दिया। समझ में आया ट्रिक? बोलो 1935 में 1935 में गवर्नर ने जुडिशरी का हेल्प लेके जुडिशरी का हेल्प लेके इमरजेंसी में पब्लिक को सर्विस दिया। लिखा ये ट्रिक? हाँ सर। लिखा? यस सर। 1935 में गवर्नर ने जुडिशरी का हेल्प लेके इमरजेंसी में पब्लिक को सर्विस दिया। तो मुझे पता चल जाएगा 1935 गवर्नमेंट एक्ट में क्या क्या था। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन। समझ में आया? यस। अब यूके मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूके के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले। ओके सर। ठीक है, 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक।
सर Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। अब देखो यूके से क्या हुआ था, ध्यान देते। यूके से इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, यूके से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया था। क्या लिया था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है जो संसद की तरह गवर्नमेंट रहनी चाहिए। देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देखिए हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, पहला प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है? पहला President. पहला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। देन लोकसभा, देन राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहता है? प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। समझ में आया? यस। सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब, देखो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आप पंजाब के नागरिक नहीं हो, आप महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हो, आप यूपी के नागरिक नहीं हो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो। आप किसके नागरिक हो? इंडिया के। हिंदुस्तान। इंडिया के। लेकिन आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो आपको वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है। आप न्यूयॉर्क के हो, फिर अमेरिका के भी हो, दो तरह की आपको नागरिकता लेनी है, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंडिया के ही हो। आप किसके हो? इंडिया के। इंडिया के। आप कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। समझ में आया? बाय कैमरल, बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेस होते हैं हमारे यहाँ, एक अपर एक लोअर हाउस। समझ में आया? यस। ठीक है, तो बोलो। बोलो। सिंगल सिटीजन, यूके के सिंगल सिटीजन ने यूके के सिंगल सिटीजन ने
बोलो यूके के सिंगल सिटीजन ने यूके के सिंगल सिटीजन ने सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में जाके 12 कैमरा वाला मोबाइल चलाया। डुअल कैमरा वाला मतलब मोबाइल बाय चलाया। कैमरा, बाय मतलब 2 कैमरा ना, बाय मतलब 2 हो गया, मतलब 12 कैमरा वाला मोबाइल चलाया। बोलो यूके के सिंगल सिटीजन ने यूके के सिंगल सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में जाके 12 कैमरे वाला मोबाइल चलाया। डुअल कैमरा वाला मोबाइल चलाया। ठीक है। और 1935 में क्या हुआ था बताओ? 1935 में गवर्नर ने वेरी गुड, बहुत सही, काफी एक्सेलेंट। यूएस क्या किया? फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को निकालने का, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। मतलब रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट ही होता है ना, और इम्पीचमेंट का ही मतलब रिमूवल होता है। रिमूवल मतलब हटाना ना, हाँ सर। और इम्पीचमेंट मतलब भी हटाना, महाभियोग लगा के। तो देखो यूएस का पहला क्या है? फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। ठीक है। तो बोलो यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज अपने करके फंडामेंटल राइट्स का यूज करके प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाया। प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के के जज को जज को हटाया। हटाया। यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हटाया। एंड हाई कोर्ट के जज को हटाया। आई बात समझ में? Yes, sir. रशिया से हमने ड्यूटी सीखी है। रशिया से हमने क्या सीखा है? Duties. ड्यूटी करना। रशिया से हमने क्या सीखा है? Duties. ड्यूटी करना। रशिया से हमने क्या सीखा है कैंडिडेट? Duties ड्यूटी कर। करना। और अफ्रीका से हमने चेंजेस सीखा है। अफ्रीका से क्या सीखा है? चेंजेस Changes. करना। हमने क्या सीखा है? Changes. अमेंडमेंट करना। Amendment. रशिया से हमने क्या सीखा है? अमेंडमेंट करना। नहीं, रशिया से ड्यूटी करना। साउथ अफ्रीका से duty. अमेंडमेंट करना सीखा। Amendment करना। ठीक है। आयरलैंड से हमने स्टेट के प्रिंसिपल्स को समझा है। आयरलैंड से हमने क्या समझा है? स्टेट के Principles. आयरलैंड से DPS. क्या समझा हमने? स्टेट के प्रिंसिपल को समझा है। स्टेट के पॉलिसी एंड प्रिंसिपल को समझा है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी सीखा है। क्या सीखा है? Emergency. और ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या सीखा है? सर कॉन्करेंट लिस्ट। Concurrent list. सर हाँ बोलो। थोड़ा स्लो, क्योंकि इधर मैं लिख रही हूँ तो फिर आप स्लाइड फटाफट ये कर रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक नहीं, मैं इसको रिवाइज भी करूंगा ना, टेंशन मत लो। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट मैं फिर से एक बार सब रिवाइज करूंगा। ठीक है। सर कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या? कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट होता है जो काम स्टेट भी करता है, जो काम यूनियन भी करता है। समझ रहे हो? ओके। जो काम स्टेट गवर्नमेंट करता है और यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ओके। ठीक है। जो वर्क स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? यस चलो,
तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फीचर्स टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कहाँ से लिया गया है? 1935। कहाँ से लिया गया है? 1935 पहला क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर। दूसरा क्या है? जुडिशियरी। दूसरा क्या है? जुडिशरी। तीसरा क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। और चौथा क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी। 1935 में गवर्नर ने क्या किया? जुडिशरी जुडिशरी का सहारा लेके इमरजेंसी में पब्लिक को सर्विस दिया। पब्लिक को सर्विस दिया। अच्छा, यूके का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था, सिंगल सिटीजनशिप था और बाय कैमरल था। इसका मतलब क्या होता है? यूके में सिंगल सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके डुअल कैमरा वाला मोबाइल चलाया। क्या था? फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है? निकाल दिया। यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया। वेरी गुड। रशिया का क्या था? आर्टिकल 51। रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा है। और साउथ अफ्रीका से क्या करना है? अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। और आयरलैंड से क्या सीखा हमने? स्टेट की पॉलिसी एंड प्रिंसिपल। स्टेट की पॉलिसी और प्रिंसिपल्स को सीखा है। ठीक है। जर्मनी से क्या सीखा है हमने? इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। का यस सर। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? करंट लिस्ट। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने करंट वाली लिस्ट ली है। करंट वाली, ऐसा बोलना, करंट वाली लिस्ट ली है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या है? देखो, नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। नेशनल एंथम? जन गण मन। नेशनल कैलेंडर? शाका कैलेंडर। शका हम लोग बोलते हैं इसे शक। नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है? 3 लायंस। अशोक स्तंभ है। नेशनल फ्रूट? मैंगो। नेशनल रिवर? गंगा। नेशनल एनिमल? रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल ट्री? इंडियन बैनियन ट्री। नेशनल एक्वेटिक? रिवर डॉल्फिन। ठीक है। नेशनल बर्ड? इंडियन पीकॉक। नेशनल करेंसी? इंडियन रुपी। नेशनल रेप्टाइल? किंग कोबरा। नेशनल हेरिटेज? इंडियन एलिफेंट। नेशनल फ्लावर? लोटस। नेशनल वेजिटेबल? पंपकिन। किसको अच्छा लगता है पंपकिन? किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। किसी को नहीं। अरे पता है क्या बोलते हैं? कद्दू। हाँ सर पता है। मालूम है। अच्छा नहीं लगता? सर अच्छा लगता है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं। नेशनल फ्लैग? तिरंगा। नेशनल एंथम? जन गण मन। नेशनल कैलेंडर? शक कैलेंडर। नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम?
National emblem of India. अशोक स्तंभ, Ashok. नेशनल फ्रूट, मैंगो, Mango. नेशनल रिवर, गंगा, Ganga. नेशनल एनिमल, Royal Bengal tiger. नेशनल ट्री, Banyan tree. banyan tree, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, Dolphin. River. गंगा रिवर डॉल्फिन, Peacock. नेशनल रेप्टाइल, King cobra. किंग कोबरा, नेशनल हेरिटेज एनिमल, इंडियन Elephant. एलिफेंट, नेशनल फ्लैग, Lotus. लोटस, टॉप सा रहता है, ठीक है, जो हमें आपका साहस का आवाज- प्रतीक देता है। व्हाइट जो मिडल का है वो शांति का प्रतीक है, आवाज ठीक है। सर आपका आवाज हाँ, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है बीच बीच में से। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ, जो टॉप मोस्ट कलर होता है वो सैफरन होता है, जो स्ट्रेंथ एंड करेजेस का होता है। ये पिंगली वेंक्या वॉज एडॉप्टेड, ये तिरंगा फ्लैग बैन किया था, उसका नाम क्या था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, साहस का प्रतीक होता है, सफेद शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। ग्रीन कलर किसका प्रतीक होता है? ग्रोथ का। किसका होता है समझ में? ठीक है। इसमें 24 कितने स्पोक्स होते हैं? 24, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम के बारे में जान लेते हैं। और इसको कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनल एंथम लिखा है, एक बांग्लादेश और एक इंडिया का। कहाँ का? बांग्लादेश और हेलो, बांग्लादेश एंड इंडिया का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 जगह बांग्लादेश और इंडिया का। सर आपका आवाज बीच में आई बात जा समझ रहा में? है। हाँ, नेशनल एंथम को क्या हुआ था? आवाज बीच बीच में सर जा रहा है। आवाज बीच बीच में जा रहा है सर। अच्छा, नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, एडॉप्ट किया था। और 1911 में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। और ये 5 स्टैंजा में कंप्लीट होता है नेशनल एंथम। अच्छा, नेशनल एंथम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो क्या बताओगे? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम क्या होता है? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। और ये किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, दोनों को 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। कब एडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950। और वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1890। ठीक है। और ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। जो किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी किताब थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल रिवर क्या है? गंगा। गंगा। ठीक है। गंगा मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में जो संगम है, किसका संगम है? अलकनंदा और भागीरथी का। उसे ही क्या बोलते हैं हम? गंगा। क्या बोलते हैं? गंगा।
मेन गंगा क्या है? प्रयागराज में अलकनंदा और भागीरथी के रिवर के संगम को ही हम क्या बोलते हैं? गंगा। क्या यमुना बोलते है, हैं? अलकनंदा नहीं यमुना है। हाँ, अलकनंदा नहीं यमुना है। अलकनंदा और गंगा वो तो देवप्रयाग में मिलती है। हाँ, मेन गंगा वही होता है। अलकनंदा वाली जो गंगा है ना, वही मेन गंगा होती है, जो देवप्रयाग, हाँ वो प्रयाग ही है, तो प्रयाग वहीं पे मेन तो गंगा। प्रयागराज है, प्रयागराज में तो यमुना और गंगा और सरस्वती मिलती है ना। रिवर जो मिलती है, ठीक है। चलो, तो नेशनल सिंबल क्या है? इसके बारे में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तिरंगा। और इसे डिजाइन कौन किया है? पिंगली वेंकैया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो ये वंदे मातरम। और इसे लिखा कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? नेशनल एंथम क्या था? बताओ। नेशनल एंथम नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। सर आवाज क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। एक मिनट, हाँ एक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर बोलो। यस सर। हेलो। आ रही है सर आवाज अभी? हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है आवाज सर आपकी? अभी आ रही है सर। आ रही है सर। चलो। When was the national anthem in India sung for the first time? कब बोला गया था? 27 दिसंबर 1911 बताया था ना, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज पंचम और एलिजाबेथ विक्टोरिया आई हुई थी, तो उन्हीं फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो। हु डिजाइन, अच्छा, तभी हमारे भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता। 1911 तक कलकत्ता थी, ध्यान से सुनना। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जब जनगण मन गाया गया, तो हमारी जो राजधानी हुई वो शिफ्ट हो गई दिल्ली। कहाँ पे शिफ्ट हो गई? दिल्ली। और दिल्ली शिफ्ट किसने किया था? ब्रिटिशियर्स ने। किसने शिफ्ट किया था? ब्रिटिशर्स।
Who designed the symbol of the national rupees? उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार कौन किया था? धर्मलिंगम। How many national symbol do we have? 17 नेशनल तो हमारे टोटल कितने नेशनल सिंबल है? 17। सर इसका मतलब बताओ ना, 17 नेशनल सिंबल्स। ये वाले भाई, ये वाले 17 नेशनल। हाँ ओके 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 सर। ठीक है। फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who made the Constitution of India? Constitution Assembly। Constituent Assembly. Who of the following was the chairman committee? B.R. Ambedkar। B.R. Ambedkar. Who was the first deputy prime minister of India? सरदार वल्लभभाई पटेल। कौन था? वल्लभभाई पटेल। Who was the appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly in formulating the Indian Constitution? B.N. Rao. Very good. Who is the guardian of Indian Constitution? Supreme Court। Very good. Who among the following is known as the Bismarck of India? वल्लभभाई पटेल। सरदार वल्लभभाई पटेल। Who among the following was the first speaker of independence? मालवणकर। Shall we start? Start करें? Yes sir। सबसे पहला क्या था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। सर बेनेगल नरसिम्हा राव क्या अपॉइंट हुए? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सेकेंड पॉइंट क्या था? 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ। ठीक है। 3 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ। और जिसके टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फोर्थ पॉइंट क्या था? 11 दिसंबर 1946 को जो असेंबली अपॉइंट हुई राजेंद्र प्रसाद की एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। और जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? प्रीएम्बल। क्या बोला? प्रीएम्बल। नेक्स्ट पॉइंट ये था 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और जिसकी साइज होती है 3:2। क्या होती है? 3:2। उसमें जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। 7th पॉइंट ये था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और उसे हमने फोर्स में लाया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था? पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। कितने लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना लगा? 64 लाख।
2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 days. 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 days. 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और खर्चा कितना है, एक्सपेंस कितना है? 64 lakhs. 64 लाख। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू. और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल. और होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. पटेल. जॉन मेथाई कौन थे? फर्स्ट रेल मिनिस्टर. रेलवे मिनिस्टर. ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट मौलाना इंडिया? अब्दुल कलाम आजाद. जीवी मालवणकर कौन थे? पहले स्पीकर ऑफ द हाउस। फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? रिटर्न संविधान इंडिया. इंडिया में पहले कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल. 22 parts. 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल कितने थे? 395। उसके बाद गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हमने जो सोर्स लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 गवर्नमेंट एक्ट ने लिया था। क्या ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था, जुडिशरी लिया था, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया था, इमरजेंसी। मतलब गवर्नर ने अपने जुडिशरी के हेल्प क्या किया? गवर्नर ने जुडिशरी हेल्प का सहारा लेके इमरजेंसी में पब्लिक को सर्विस दिया। पब्लिक को सर्विस दी। यूके ने क्या किया? यूके के सिंगल सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके कैमरा वाला मोबाइल चलाया। और यूएस में क्या हुआ? यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निकाला. रशिया में से हम फंडामेंटल ड्यूटी ने क्या सीखा है? फंडामेंटल ड्यूटीज. अमेंडमेंट करना। आयरलैंड से क्या सीखा है? स्टेट के प्रिंसिपल और पॉलिसी को समझना। जर्मनी से क्या सीखा है? इमरजेंसी प्रोविजन. ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखा है? करंट लिस्ट। नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग तिरंगा, नेशनल एंथम जनगण मन. नेशनल कैलेंडर सबका कैलेंडर. वंदे मातरम. चल आवाज कट हो रहा आपला. आवाज नहीं आ रही. नेशनल फ्रूट्स मैंगो. नेशनल रिवर गंगा. नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर. ट्री banyan tree. नेशनल एक्वेटिक एनिमल Dolphin. बंगाल स्ट्रीम में डॉल्फिन. नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक। नेशनल करेंसी Indian rupee. नेशनल रेप्टाइल Cobra. एनिमल Indian elephant. Indian elephant. नेशनल फ्लावर Lotus. नेशनल वेजिटेबल Pumpkin. ठीक है, समझा है सभी को? Yes sir. Yes sir. को कोई डाउट? No sir. No sir. ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। आपको और पढ़ना रहेगा तो आप सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अभी भी इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठा कर सकते हैं, आप खुद की भी नॉलेज गैदर कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? Yes sir. तो इसको डेली बेसिस पे पढ़ना है। बोलो सर, वो जो आपने बताया था बीच में यूके पार्लियामेंट फिर बाय कैमरा देखा, ये इसका अर्थ है ये समझने में कैमरा देखना। आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर, जरा बोलो ना, क्या बोला है?
हेलो सर, हाँ, बीच में बोलो। आपने बताया था यूके प्रेसिडेंट फिर सिंगल सिटीजन ने बाय कैमरा बेचा, इसका मतलब क्या है? बाय कैमरा बेचा मतलब बाय कैमरा बेचा नहीं, तो एक्चुअली क्या था ना, ये ट्रिक से हम याद कर रहे थे। अच्छा, हम तो फिर ट्रिक से इसका याद सही कर रहे मतलब क्या है? बट इसका सही मतलब क्या है? वो पॉइंट्स याद करने के लिए सर ने ये जो करके दिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से लिया है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, रशिया, यूके, यूएस, जर्मनी। तो जब आपको ट्रिक पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कहाँ से लिया था। जैसे अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इमरजेंसी लिया वो कहाँ से लिया, जर्मनी। समझा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। मतलब सोर्स। आवाज गया सर आपका। हेलो। वो थोड़ा सा कठोर भी और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। कठोर और फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमने चेंजेस करना सीखा वो कौन से देश से सीखा है? साउथ अफ्रीका में ना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के लॉ में चेंजेस होता है, तो इंडिया ने सोचा नहीं हमें भी चेंज करना चाहिए, लॉ बना। समझा? ये चीज हमने वहां से लिया। अब सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके में लिया। यूके में एक ही नागरिक होता है। कहाँ का नागरिक होता है? देश का नागरिक होता है। वो यूके में कहीं पे भी रहता है, लंदन में रहता है, कहीं पे भी रहता है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। समझ में आया? तो हमने सिंगल सिटीजनशिप वहां से लिया। हम चाहे तो डुअल सिटीजनशिप रख सकते थे ना, कि हमें महाराष्ट्र का नागरिक भी बनना पड़ेगा और इंडिया का भी। अब समझा? अतः हमें जो देश का जो कानून अच्छा लगा हमने वहां से वो चीज ले लिया और उससे एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब समझा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ये फाइल सर शेयर करो ना ग्रुप। हाँ, तो shall we stop? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बाय ऑल ऑफ यू, बाय सर। Sir, Thank you, sir. थैंक यू। वेलकम। thank you, sir. Thank you, sir.